सखियों, आज हम आए हुए हैं कासिमपुर बिरुहा गोसाईगंज ब्लॉक में और यहाँ के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो सूत्र वाक्य वो है आरोग्य परम धनम, यानी आरोग्य ही हम सबका सबसे बड़ा धन है। और कहा भी जाता है कि भाई पहला सुख निरोगी काया, और खासकर जो हमारी महिलाएं हैं यदि वो स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और घर भी खुशहाल रहेगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ पर जो हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो किस तरह से स्वास्थ्य विभाग और समुदाय के बीच में कड़ी के रूप में काम कर रही हैं, किस तरह ग्रामीण इलाकों में वो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, इस विषय पर आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आए तो हम हैं कासिमपुर बिरुहा आरोग्य केंद्र पर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहीं की नहीं बल्कि अलग अलग केंद्रों से आई हुई हमारी और सखियाँ हैं जो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो शुरुआत हम पहले परिचय से करते हैं। तो जो कासिमपुर बिरुहा की आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सीएचओ हैं उनका परिचय लेते हैं। आप बताइए हमारी सखियों को अपने बारे में। मैं यहाँ पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर कासिमपुर बिरुहा की सीएचओ पूनम शर्मा बोल रही हूँ। आप कब से यहाँ इस केंद्र पर हैं? हम यहाँ पे सन 2021 से पोस्टिंग है। अच्छा, पूनम जी के बाद हम चलते हैं हमारी दूसरी सखी की ओर जो बड़ी प्यारी सी लग रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। ये बताइए अपना नाम। जी नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा तिवारी और मेरा जो आरोग्य आयुष्मान मंदिर है वो मस्ते मऊ है। तो आप कब से पदस्थ हैं? यहाँ पे मैं 2022 से। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आने के लिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान तो खास कर रखना पड़ेगा, तभी तो मैं और लोगों को सारी सेवाएं अच्छे से दे पाऊंगी। जी जी बिल्कुल। तो अब हम अपनी अगली सखी की ओर चलते हैं। अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशी शर्मा है। मेरा आयुष्मान आरोग्य मंदिर रहमत नगर में है। रहमत नगर हाँ में। जी। आप कब से पदस्थ हैं? हम भी 2022 से यहाँ पर कार्यरत हैं। हाँ जी। अच्छा। और अब अगली सखी की ओर जा रहे हैं जो मुस्कुराती हुई अपनी ओर आने का इशारा कर रही हैं और मुस्कुरा भी रही हैं, हंस भी रही हैं। अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सपना शुक्ला है और मेरा आयुष्मान आरोग्य मंदिर देहरा मऊ में है। देहरा मऊ में। हाँ जी। और आप कब से काम कर रही हैं? मैं सन 2022 मार्च से। अच्छा। और बड़े बड़े चश्मे वाली फ्रेम लगाए हुए मुस्कुरा भी रही हैं पर थोड़ी गंभीर सी लग रही हैं। आपका नाम? शिखा सिंह, मेरी पोस्टिंग है अमेठी फर्स्ट में और 2022 मार्च से मैं यहाँ पे वर्किंग हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमृता सिंह है और मेरे आम का नाम है सलाही मऊ। मैं 2020 से कार्यरत हूँ, परंतु अभी मेरा ट्रांसफर हुआ है बाराबंकी से लखनऊ, तो मैं यहाँ अपने आम सलाही मऊ पे 2022 से कार्यरत हूँ। अच्छा, तो सबसे पुरानी इनमें आप ही मुझे लग रही हैं 2020 से, है ना? जी जी। तो हम आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे, पर शुरुआत हम करने जा रहे हैं शिखा जी से। जो हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होती हैं वो प्रशिक्षित भी होती हैं। शिखा जी बताइए कि किस तरह की सुविधाएं आप लोग प्रदान करते हैं? हम लोग समुदाय लेवल पे लोगों को अवेयर करते हैं, प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं, एनसीडी स्क्रीनिंग की सुविधाएं प्रदान करते हैं, इम्यूनाइजेशन के लिए मोटिवेट करते हैं, हेल्थ प्रमोशन के एक्टिविटी करवा के लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग करते हैं, उसके थ्रू नॉलेज उनका इम्प्रूवमेंट करते हैं। जो लोग अवेयर नहीं है मेडिकेशन के लिए उनको बुलाते हैं, समझाते हैं। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो डिनाई करते हैं कि हम मेडिसिन नहीं लेना चाहते या ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते, उनको मोटिवेट करके रेफ़र करते हैं कि अगर हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है तो हम उनको हायर लेवल पे रेफ़र करते हैं कि आपको आसानी से गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा पेएबल भी नहीं होगा, 1 रुपये में आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाएगा। जी। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है यहाँ पे मुख्य रूप से किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? हमारे यहाँ पे 62 प्रकार की दवाइयाँ अवेलेबल है और अभी उसको यूपी गवर्नमेंट ने बढ़ा के 84 कर दिया है। और हमारे पास किट्स अवेलेबल होती है, डायग्नोस्टिक किट जो हम जांच करते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, HIV, HBsAg, ये सब रैंडम किट्स हम लोग के पास अवेलेबल होती है जिससे जांच की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो दवाइयाँ इतनी सारी आप लोग रखते हैं, इनको रखने की प्रॉपर सुविधा भी आपके पास रहती है? हाँ, एक हम लोग का पोर्टल इसके लिए भी है, DVDMS। इससे हम डायरेक्ट कारपोरेशन से दवाइयाँ इंडन करते हैं ऑनलाइन और फिर उसको रिसीव करके ले आते हैं और अपने यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉर्नर बना रखा है मेडिसिन का, वहाँ पे रख के और वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भी हम जानना चाहते हैं जैसे कि आप लोगों के जो केंद्र है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, वहाँ जो आते हैं रोगी, तो क्या क्या सुविधाएं आप लोग यहाँ से प्रदान कर पाते हैं, किस तरह की? क्योंकि आपका सेंटर छोटे छोटे हैं, तो कितनी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होती हैं? यहाँ पे पहले तो हम उनको अपने लेवल पे ट्रीटमेंट करते हैं जो हमें ऑथराइज है। हम लोग शुगर, BP की जांच करते हैं, पेशेंट को अवेयर करते हैं,
ANC चेकअप होते हैं हमारे यहाँ पे। प्रसव के बाद बच्चों की देखभाल के लिए भी हम लोग जानकारियाँ देते हैं और उनके ट्रीटमेंट करते हैं। अर्ली एज में से बच्चे को फीवर है या उनका वेट क्या है उसकी भी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको कुछ बड़ी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक टेली कंसल्ट की सुविधा दी है। अभी हमें बताया शिखा जी ने कि किस किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं। अब हम किसी और सखी की ओर चलते हैं और यहाँ जो कासिमपुर बिरुहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रसव सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। तो क्या इस तरह की आप सुविधाएं यहाँ पे प्रदान करती हैं पूनम जी? मैम 24 घंटा तो हम ये सर्विसेज नहीं दे पाते हैं। जैसे हमारी टाइमिंग 9 से लेकर 4 बजे तक है। उसके दौरान अगर कोई भी एनसी वुमेन्स हमारे पास आती है, अगर फर्स्ट टाइम आई है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना, और जिस दिन हमारे सेंटर पे पहला बुध जैसे होता है आरआई करना, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई देखो पहला बुधवार हमारे सेंटर पे है, पहला आरआई होता है, तो आप उस दिन आ जाइए ताकि उसको हम टीडी का फर्स्ट डोज दे सके। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी उनको सुविधाएं प्रदान करनी है उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। पूनम जी, जैसा कि आप लोग तो तत्पर रहती हैं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए, आप इसीलिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर पदस्थ हैं, लेकिन समुदाय की भी तो भूमिका होती है कि वो आप तक आए तभी तो आप उनकी सेवा कर पाएंगी। बिल्कुल तो मैम, सामुदायिक सहभागिता कितनी मिलती है आपको? जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की हम बात करें तो जो भी हम अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो कम्युनिटी बेस्ड ही है, तो बगैर सामुदायिक सहभागिता के जो सारी फैसिलिटी देना तो असंभव हो जाएगा। जी जी, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ MDA प्रोग्राम चल रहा था, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन खाने से रिफ्यूज़ करते हैं कि हम दवा नहीं खाएंगे, तो उस क्षेत्र में जाके वहाँ के जो लोकल प्रभावशाली व्यक्ति है, प्रधान है, कोटेदार है, मतलब जितने भी वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको लेके, आशाओं को लेके, वहाँ के जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ के टीचर से मिलके, और कुछ चैंपियंस हैं जैसे कि जो उस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अब जैसे फाइलेरिया के दौरान बहुत से लोगों ने दवा नहीं खाई, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दवा भी खाई, तो हम उनको साथ में लेके गए ताकि वो उन्हें बेहतर तरीके से बता सकें कि दवा खाने के क्या क्या फायदे हैं और दवा न लेने के भी क्या नुकसान है। तो ये वहाँ पे एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही संभव हुआ है कि वहाँ के लोगों को हम 100% दवा खिला सके हैं। जी, अच्छा, कई बार देखा है जैसे बच्चे बड़े सहायक होते हैं अपने माता पिता को समझाने बिल्कुल में। मैम, जैसे हमारे यहाँ आंगनबाड़ी है और एक स्कूल है जनता जूनियर स्कूल, हमारा एक पार्ट होता है वेलनेस एक्टिविटी। उसके दौरान हम लोग वेलनेस एक्टिविटी में हेल्थ टॉक करते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जाके बच्चों को भी इतना अवेयर किए हैं, एक बच्चे को अगर हम अच्छे से एजुकेट करते हैं तो वो जाके अपनी पूरी फैमिली को एजुकेट करेगा। बिल्कुल, हम लोग PSP के माध्यम से सारे स्कूल में जाके इसके रिगार्डिंग वेलनेस एक्टिविटी करते हैं, अवेयरनेस और जागरूकता प्रोग्राम करते हैं। बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सखियों को दी। अब हम चलते हैं, क्योंकि बात चल रही है माताओं की, बच्चों की, तो जो मातृ एवं बाल स्वास्थ्य है वो आप लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होगा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में। तो अब हम चलते हैं अमृता जी की ओर, जो तैयार है हमें बताने के लिए। तो अमृता जी बताइए कि जो मातृ एवं बाल स्वास्थ्य है उस क्षेत्र में आप लोग किस तरह काम करते हैं? हम लोग अर्ली डिटेक्शन करते हैं। जैसे कि एक गर्भवती महिला है, हमारे यहाँ माता और गाँव के लोगों की बैठक भी होती है, हर महीने हम बैठक भी करते हैं। उसमें प्रधान को भी इन्वॉल्व करते हैं, गाँव के क्षेत्र के लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं, महिलाओं को, बच्चियों को, सबको इन्वॉल्व करते हैं। तो जानकारी देते हैं कि जो अभी नई शादीशुदा महिलाएं हैं जिनको अगर गर्भधारण होता है, जितनी जल्दी वो हमारे पास आएँ, जितनी जल्दी वो हमसे सुविधा लेना शुरू कर दें, हम उनका अर्ली रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, टीकाकरण शुरू कर देते हैं। टीके लग गए तो उनको सबसे पहला सुरक्षा कवच हमने प्रदान कर दिया। बिल्कुल, हाँ। उसके बाद हम 9 महीने उन्हें बार बार सलाह देते हैं, जांच करवानी है। एक गर्भावस्था जो 9 महीने की होती है उसमें कम से कम 4 जांचें तो बहुत ही आवश्यक होती हैं, और हम जानते हैं कि माँ स्वस्थ होगी तो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। तो उसको पूरी गर्भावस्था के दौरान उसको सुविधाएं देना, जांचें करवाना, जांचों को देखना, ये देखना कि कहीं वो HRP यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कहीं ऐसा तो नहीं उसे कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जो आगे जाके इस गर्भस्थ शिशु को या उसे नुकसान पहुंचा सके। तो उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट करके अगर हमसे हो सकता है तो आयरन फॉलिक एसिड देना, कैल्शियम देना, जो प्राइमरी लेवल पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिकेशन उसे हम प्रोवाइड कर देते हैं। जांच की व्यवस्था होती है आपकी? जांच की व्यवस्था हमारे पास में जो अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है वो होती है, उससे हम ये जान सकते हैं कि गर्भवती है कि नहीं है।
और सिफिलिस की है हमारे पास में, HIV की है। जो रैपिड टेस्ट किट्स हैं वो हमारे पास में हैं, उससे हम जांच कर सकते हैं। और अगर हमें ज़रूरत है कि फिर उसे आगे रेफ़र करना है या आगे भेजना है तो हम उसे अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफ़र कर देते हैं। उसमें उसे कोई परेशानी भी नहीं होती है, वो हमारे द्वारा रेफ़र की गई है, उसमें उसे प्रेफरेंस भी मिल जाता है कि हाँ भाई ये आए हैं वहाँ से, आशा के साथ जाते हैं तो उन्हें ये भी नहीं कि कहाँ जाना है, कहाँ इलाज कराना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप आशा के साथ जाएंगे, आसानी से रीचेबल है, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपको जाने के लिए कोई भी दिक्कत है, सरकार ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं। हमें सिर्फ उन सुविधाओं को अपने जनता तक पहुंचाने का काम दिया गया है, बस। सुविधाएं सारी अवेलेबल है, उन्हें हम भेजेंगे, उनकी जांच हो जाएगी, फिर उसके बाद हम उन्हें सजेस्ट कर देंगे कि आप डिलीवरी CSC पे आराम से करवा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नॉर्मल भी होगी। और हमारी CSC पे तो सीजेरियन की भी फैसिलिटी है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं नॉर्मल जा सकती है, सीजेरियन की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी वो रजिस्टर करवा सकती है। और आगे तो चॉइस महिला की है, वो जैसे जहाँ इलाज करवाना चाहे करवा सकती है। तो माताओं के लिए ये सुविधा हो गई। हमारी किशोरियों के लिए हम उन्हें जानकारी देते हैं, आयरन फॉलिक एसिड की हम उन्हें टैबलेट्स दे सकते हैं। माहवारी के दौरान उनको क्या अपने आप का सुरक्षा करना है, कैसे सफाई रखनी है। और पैड्स आ जाते हैं तो वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, निःशुल्क देते हैं हमारे यहाँ। और उसके अलावा भी कि बेटा आपको ये आवश्यक है, ये करना है, ऐसा खाना है, ऐसे रहना है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो गंदगी है, भ्रांतियों को खत्म करना वो भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, सारी महिलाओं को होती है। आपको क्यों हो रही है उसका रीजन ये है, अब आप बड़ी हो गई हो, अब किशोरी से आप महिला बनने जा रही हो, तो बस उसकी तैयारी भी करा देते हैं। तो ऐसे हम ये किशोरी महिलाओं को, जो छोटी बच्चियां हैं जो आगे जाके निर्माण करेंगी समाज का, उनकी सहायता करी। साथ ही साथ जब बच्चों का टीकाकरण होता है, जहाँ भी डिलीवरी पॉइंट होता है उनका 0 डोज का टीकाकरण हो जाता है। उसके बाद वो आगे कैरी ऑन होता है हमारे केंद्रों के द्वारा। आगे उनका 5 साल तक जो भी टीकाकरण होगा वो हमारे केंद्र के द्वारा होगा। तो हम उस माँ को भी समझाएंगे कि बेटा टीकाकरण कराना सुरक्षा कवच ही है, जैसे हमने आपको दिया वैसे हम आपके बच्चे को भी देंगे, उसे लाएं, रेगुलर टीकाकरण कराएं। जो छोटे बच्चे होते हैं टीकाकरण के अलावा भी कुछ सुविधाएं देते हैं क्या बच्चों के? हाँ, हेल्थ जांच होती है, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र है हमारे पास, बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है वो भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उस पर भी हम काम करते हैं। बाकायदा उसकी देख रेख करना। 1 साल में हमारे पास 4 बार वो बच्चा आ रहा है तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं, और अब हम रोज वहां जाके बैठ रहे हैं। कभी उसे बुखार आ गया, कभी खांसी, कभी कुछ और, हम पे वो ट्रस्ट करते हैं कि दीदी के पास ले जाएंगे तो देख लेंगी। तो हमें पता है कि हमें उन्हें कैसे रेफर कर देना है, ट्रीटमेंट क्या देना है, उनका पूरा ट्रस्ट है हमारे पास में। तो हम बच्चे की भी ग्रोथ देखते हैं, उनका भी स्वस्थ विकास करने पे सहायता करते हैं। तो कुल मिला के यही मातृ और बाल स्वास्थ्य जो भी प्राथमिक सुविधाएं हम वो सब उन्हें प्रोवाइड करते हैं। MCH RCH नंबर होता है जो अभी यूविन पोर्टल के द्वारा हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। आगे जा करके आप उस साइट पे कहीं से भी, जैसे महिला है, आज वो लखनऊ में हमारे पास से टीकाकरण करने हमारे केंद्र पे आई है, कल वो अपने मायके चली गई और उसके बच्चे का टीकाकरण सत्र लगा हुआ है, तो वो उसके पास एक MCP कार्ड होता है, उस पर मेंशन होता है, कहीं भी जाएगी उस समय पे टीका लगवाएगी, अपनी ID से वो खोल के कहीं भी कोई भी आंगनवाड़ी ANM दीदी अपने यूविन पोर्टल पे खोलेंगे और टीका लगाएंगे। बच्चे का टीका मिस नहीं होगा। अच्छा। और उसकी जानकारी भी हमारे पास रहेगी। अमृता जी ने बात एवं बाल स्वास्थ्य से बताया, टीकाकरण की बात बार बार किया आपने, तो टीकाकरण एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसके बारे में दीपांशी जी तैयार है हमें बताने के लिए। तो हम दीपांशी की ओर चलते हैं। और दीपांशी बताइए कि टीकाकरण किस तरह से आप लोग करते हैं? जैसा अभी तो अमृता जी ने बताया काफी कुछ, आप विस्तार से बताइए इसके बारे में। जी, तो सबसे पहले तो टीका लगाने से पहले गांव में सबको पता होना चाहिए कि उसका महत्व क्या है। तो हमारा सबसे पहला रोल ये आता है कि हम उसकी जानकारी दें, उसके बारे में लोगों को जागरूक करें कि टीकाकरण करवाना क्यों ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी वो एक बच्चों के लिए है और उनकी माँ के लिए भी ज़रूरी है। किशोरी अवस्था में भी टिटनेस का टीका लगाया जाता है। तो हम सबसे पहले तो हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उसके बाद हमारी ANM दीदी आती हैं जो हर बुधवार और शनिवार सत्र लगाया जाता है जिसमें गांव वालों को टीकाकरण करते हैं, जिसकी जानकारी हम पहले से ही इकट्ठी कर लेते हैं, जिसमें हमें पता होता है कि आज कितना सत्र लगना है और कितने लोगों को टीका लगना है। इसके बारे में पहले से जानकारी दे के उनको बुलाया जाता है और उसके बाद बच्चों को टीका लगाया जाता है जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए। बीमारी से बचाव के बाद हम उनको ये तक बताते हैं कि आपको क्या देखभाल करनी है और अगली बार आपको कब आना है, इसके लिए भी सारे संकेत उनको दे दिए जाते हैं। माँ का टीकाकरण भी हम बहुत जरूरी है जो करते हैं, जिसकी 2 डोजेस माँ को लगाई जाती हैं ताकि माँ स्वस्थ रहेगी तो डिलीवरी के समय बच्चे को भी कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा आशा टीकाकरण के बाद भी जाकर वो घर पे पता करती है कि टीकाकरण से कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम वहाँ पे बाकी के उपचार के लिए मौजूद रहते हैं। जी, जैसे हमने आपको बताया कि हम सबसे पहला काम जानकारी देने का करते हैं ताकि कोई भी गंभीर बीमारी से बचाया जा सके।
क्योंकि जागरूक होंगे तभी वो किसी बीमारी से बच पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे 8 लोगों को या 10 लोगों को हमने उनको सिखाया। अब हम उनको आगे बताते हैं कि जो हमने आपको सिखाया वो अपने अपने ग्रुप में जाके आप इसे सिखाए। तो हमने जिनको एजुकेट किया वो हमारा पीयर एजुकेटर बन गए। उनको जो जानकारी हमने दी उन्होंने जाके वो स्कूल में बताई, अपने खेलने वाले ग्रुप में बताई। वो आपस के हम उम्र बच्चे होते हैं, तो जितना उनको समझ में आता है, जिस तरीके से वो समझ पाते हैं, उसी तरीके से वो आगे जाके उनको भी जानकारी देते हैं। अगर इसके बाद भी हम बोलते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ है जो नहीं समझ में आई है या उनको कोई क्वेश्चन है, तो वो फिर वापस हमारे पास आके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो पीयर एजुकेशन की आपने बात की कि जो सहभागी हाँ जी। हम उम्र के लोग हैं वो एक दूसरे को अच्छे से बता सकते हाँ हैं, जी। और शायद जो उस उम्र के उनके दोस्त हैं वो भी खुलकर उनसे बता सकते हाँ होंगे, जी। और आप तक भी वो पहुंचते ही हैं और हाँ आप जी। उनके समाधान के तत्पर हाँ रहती जी। हैं। दीपांशी जी, कुछ और बताना चाहती हैं आप अपने केंद्र की सुविधाओं के बारे में? यहाँ पर 14 तरीके की लैब टेस्ट भी अवेलेबल हैं। जैसे अगर आपको 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा का बुखार आता है तो मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड वाली जांच यहाँ पे कर दी जाती है। उस जांच में जैसा भी निकल के आता है, आप नेगेटिव पॉजिटिव, उसका एक UDSP पोर्टल बनाया गया है जिसमें हम उसको भरते हैं और वो आगे इन्फॉर्मेशन हमारी दे दी जाती है। अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं तो भारत सरकार फिर आप तक पहुँच के आपकी सारी दवा का अरेंजमेंट और आपके भर्ती होने का अरेंजमेंट गवर्नमेंट खुद कराती है। तो यहाँ पर सारी बेसिक आपको खून की जाँचें भी अवेलेबल होती हैं। 14 तरीके की जाँच यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर 84 ड्रग्स अवेलेबल हैं जो एक NHM के गाइडलाइन के थ्रू और एंटीबायोटिक पॉलिसी के थ्रू ही लोगों को दी जाती है। उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग और जिस तरीके की उनकी नीड है उस तरीके की दवा उनको दे दी जाती है। तो जो बात चल रही है एजुकेशन की और टीकाकरण की, और इसके साथ साथ हम बात करें कि यदि जो रोग हैं वो कुछ रोग ऐसे हैं जो गैर संचारी हैं और कुछ संचारी रोग हैं जो छूने से या अन्य माध्यमों से फैलते हैं, तो इन रोगों के इलाज के लिए या इन रोगों को कैसे हम रोक सकते हैं, किस तरह की सुविधाएं जो है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रों पे उपलब्ध हैं, इसके लिए हम अब बात करते हैं आकांक्षा जी से। तो बताइए आकांक्षा जी, किस तरह की सुविधाएं आप लोग देते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग की जो मेन पोस्टिंग हुई ही इसीलिए थी कि हम लोग जो समाज में जो कम्युनिटी है उनमें जो संचारी या गैर संचारी रोग जो भी हो रहा है उसको हम लोग हटा पाएँ। गैर संचारी रोग जितना ज़्यादा फैलता जा रहा है, जो वर्ल्ड में अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो फैल रहा है वो सबसे ज़्यादा गैर संचारी ही फैल रहा है, जिसमें एक हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। ये चीज़ें बहुत सीवियर लेवल पे ना जाके अगर हम लोग उसको स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दें, तो इसीलिए हम लोग का मेन काम तो यही है कि हम लोग स्क्रीनिंग्स स्टार्टिंग में ही करते हैं। स्टार्टिंग से अगर हम लोग लोगों को स्क्रीन करते रहेंगे, 30 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं अगर उनकी स्क्रीनिंग बराबर करते रहेंगे, उनका BP अगर टाइमली लेते रहेंगे, शुगर टाइमली करते रहेंगे, तो वो चीज़ें हम लोग जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कम्युनिटी में जाके हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी वहाँ के जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनको इकट्ठा करते, फिर वहाँ के लोगों को हम लोग समझाते हैं कि आप अपना जो लाइफस्टाइल है, जो आप खान पीन अपना कर रहे हैं और उसमें सही करना, जैसे एक्सरसाइज बराबर करते रहना, व्यायाम पूरा करना, योगा करिए, स्ट्रेस कम लीजिए, जैसे आजकल हर जगह स्ट्रेस है, चाहे स्मोकिंग है, दारू पीना, सिगरेट और ये सब के लिए हम लोग मना करते हैं। हाँ जी। और आजकल तो गांव में भी फास्ट फूड का बहुत प्रचलन बढ़ रहा है, बच्चे भी वही चाहते हैं, बड़े भी खा लेते हैं उसी बहाने, तो उसके लिए क्या बताती हैं आप? उसके लिए यही बताते हैं कि उसके आगे चल के आपको क्या क्या बीमारियां और हो सकती हैं, इसलिए अगर वो चीज़ें पहले ही रोक दी जाएं, और अगर खाना भी है तो कभी कदार आप खाइए, महीने में एक बार या 15 दिन पे एक बार खाइए, तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ रोज नहीं। और प्लस अगर पौष्टिकता भरपूर अगर आप पूरा भोजन लेंगे तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होता है। जी जी। तो अभी आकांक्षा जी ने बताया कि किस तरह से गैर संचारी रोगों के रोकथाम के लिए प्रयास करते हैं। पूनम जी, आप कुछ इसमें और बताना चाहेंगी सखियों को? जैसे मैम आपने बताया कि कुछ संचारी रोग होते हैं और कुछ गैर संचारी रोग होते हैं। संचारी रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं बाय कफिंग, स्नीजिंग,
जैसे टीबी हो गया और कुछ वेक्टर बॉर्न डिसीजेज होती हैं, जैसे मच्छरों के काटने से बीमारियां होती हैं। ऐसी बीमारियां होती हैं जो ये बड़े आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसके लिए हम लोग जैसे गांव-गांव जाते हैं, वेचंडी सेशन करते हैं, तो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जैसे बताते हैं कि जो संचारी रोग हैं इनके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, जैसे कि मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए हम उनको मच्छरदानी का प्रयोग करना, टाइमली उनको हैंड वॉशिंग के बारे में, घर में सोते समय फुल आस्तीन के कपड़े पहनने के बारे में, सोते समय जैसे कुछ लोग सरसों का तेल, नारियल का तेल बॉडी में लगाते हैं। घर में शाम के समय मच्छर का प्रकोप ज़्यादा ही आपने देखा होगा, गांव में रहता है, तो उनको हम बताते हैं कि जैसे आप लोग घर में कुछ नीम की पत्ती का धुआं टाइप में कर दिया, और नालियों में मिट्टी के तेल का छिड़काव वगैरह, खुली नालियाँ हैं उनको बंद करिए। घर में अगर छत पे कोई खाली बर्तन पड़ा है तो ऐसा बर्तन नहीं होना चाहिए जिसमें कोई पानी का जल भराव हो, घर के आसपास जल भराव नहीं होना चाहिए। इवन अगर घर में फ्रिज कूलर है तो उनका भी पानी जो है टाइमली चेंज करना चाहिए। इसके बारे में लोगों को शिक्षित करते हैं ताकि काफ़ी हद तक मच्छरों से या संक्रमित बीमारियों से हम लोगों को बचाव कर सकते हैं। सखियों देखिए, अभी जो हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बहनें हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भाई बहन उनकी मदद करती हैं रोगों की रोकथाम में, उन्हें रोग हो ही ना। लेकिन यदि मान लीजिए कोई रोग गंभीर हो गया है और वो रोगी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तक पहुंचता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक पहुंचता है, तो वो क्या करती हैं? क्या वो यहीं बैठे बैठे उन्हें किसी बड़े डॉक्टर तक उनकी बातचीत करा सकती हैं, यानी टेली कंसल्टेशन करा सकती हैं? इस बारे में बातचीत करने के लिए हम चलते हैं सपना जी की ओर। सपने का अर्थ ही होता है ना कि दूर तक आप पहुंच जाइए और वहां से सब कुछ घूम फिर के आ जाइए। तो सपना जी बताइए कि किस तरह से आप लोग ये काम करते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल। हम लोग जो मरीज मतलब कहीं नहीं जा सकते हैं या फिर बेसिकली पहले अगर हमारे पास कोई आ रहा है तो बेसिक ट्रीटमेंट हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। यदि कुछ हमें ऐसा लगता है कि हाँ इसे हमें कंसल्ट करने की किसी और से ज़रूरत है तो बहुत सारे आइडेंटिफाइड होते हैं, पहले से हब होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं, जैसे KGMU के हैं, बलरामपुर है, SGPGI हैं, या अदर PSC CSC के MBBS डॉक्टर या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। तो ये भारत सरकार की एक ऑनलाइन OPD सर्विसेज होती है जो कि आप इजली स्मार्टफोन्स या टैबलेट के जरिए, लैपटॉप के जरिए ले सकते हैं। इसकी खासियत ये भी होती है कि ये मरीज खुद भी, जैसे जो लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे या मोबाइल के बारे में जानकार हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता है पेशेंट का, तो वो अगर वो CHO के पास नहीं जा रहा है या किसी तरीके से मान लीजिए हम टीकाकरण वाले क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र में और उसको ज़रूरत है, तो वो घर बैठ के अपने आप से खुद से अपना डिटेल सारा मतलब डेटा भर के और वो डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो। और अदरवाइज़ हमारे पास जब आते हैं तो हमारे पास एक साइट होती है संजीवनी, उसके थ्रू हम लोग पेशेंट से सारी उनकी जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है मेडिसिन का या वो क्या ले रहे हैं, सारी उनकी डिटेल्स हम भरते हैं मोबाइल पे, और जो भी उनके अकॉर्डिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उस हब से हम कनेक्ट करते हैं ऑडियो और वीडियो की जरिए, और फिर हम उन्हें बात कराते हैं डॉक्टर से, और फिर जो भी वो सजेस्ट करते हैं वो दवाइयाँ हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसकी खास बात यह होती है कि ये देश के सभी हिस्सों में मौजूद है, और इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे आपका समय की बचत होती है, साथ ही साथ पैसे की बचत होती है, प्लस एक चीज़ ये भी होता है हमें ये पता चल जाता है कि इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत है या नहीं। कई बार क्या होता है कि जब स्पेशलिस्ट से बात कर लेते हैं तो उसी टाइम पे ही उनका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और फिर उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ उनका वो फैमिली भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं जा पाते, तो उनके साथ यदि कोई काम करने वाला है तो वो भी साथ में बाहर उनको लेके जाएगा, तो वो जो भी अपने आर्थिक रूप से उनका आने जाने का भी मतलब पैसे की भी बचत होती है। साथ ही साथ जैसे वो छुट्टी लेके अगर काम कर रहा है तो लेके जाएगा, तो दो लोगों का वो भी बर्डन उनका बच जाता है। जैसे कोविड-19 के टाइम जैसी सिचुएशंस अगर हैं तो इससे ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है कि हम घर रह के ही सारी सुविधाएं पा सकते हैं, लंबी लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, और PSC CSC का भी एज वेल एज बर्डन कम होता है। सखियों, आज हम आए गोसाईगंज लखनऊ के उपकेंद्र कासिमपुर बिरुहा में और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, जहाँ पर हमारी सखियाँ अलग अलग केंद्रों से आई हुई हैं, अलग अलग आयुष्मान मंदिर से, और ये सभी सखियों ने हमें बताया किस तरह से जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो किस तरह से समुदाय को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है और सरकार और स्वास्थ्य के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है, और किस तरह से वो लोगों को समझाइश देती हैं, किस तरह से वो सुविधाएं प्रदान करती हैं। और सभी सखियां खुद भी बड़ी स्वस्थ
और मुस्कुराती हुई नज़र आ रही हैं, यानी खुद भी अपना ध्यान रखती हैं। ये सभी सखियां आज महिला दिवस पर क्या एक वाक्य कहना चाहेंगी महिलाओं से? पूनम जी। मैं सभी महिलाओं को यही एक संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं की प्रायोरिटी पहले स्वयं से, अगर वो खुद से प्यार करेंगी तभी वो दूसरों से प्यार करेंगी, और अपना पहले स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखेंगी तभी वो दूसरे का ध्यान रख सकते। तो ये संदेश सभी सखियों की तरफ से है कि कुछ और जोड़ना चाहेंगी सखियां हमारी? स्वस्थ भारत का निर्माण स्वस्थ बच्चों द्वारा होता है, स्वस्थ महिलाओं के द्वारा होता है। महिला पूरा घर संभालती है, अब तो देश भी संभाल रही है। तो अगर अपना ख्याल रखेंगी तो बाकियों का भी रख पाएंगी, इसलिए सबसे पहले अपना ख्याल रखें, बाकियों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे, बस ऐसे ही चलाते रहे तो बढ़िया। अमिता जी का संदेश भी हमारी सखियों तक पहुंच गया होगा। और सभी सखियों को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे और हमारी सखियों साझा करने के लिए।